देखो अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 प्रकृति। तो प्रकृति के अपन ने क्या क्या कर लिया था, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, 10वीं परीक्षा के अंदर ये सारे बात बता दिए थे, प्रकृति के टाइप्स, ठीक है, प्रकृति का फॉर्मेशन, देह प्रकृति अपन ने कर लिया था। अब करेंगे देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स यानी कारक। क्या लिखा हुआ है, शुक्र शोणितम प्रकृतिम, काल गर्भाशय प्रकृति, मातु, ठीक है, मातुर आहार विहार प्रकृतम, महाभूत विकार प्रकृतम च गर्भ शरीरम अपेक्षते। चरक विमान में ये श्लोक लिखा हुआ है कि शुक्र श्रोणित प्रकृति, कि शुक्र श्रोणित के संयोग काल में दोष विशेष का अधिक निम्न प्रभाव आवलित है। मतलब अगर उसमें कौन सा दोष ज़्यादा डोमिनेंट है वो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। माता पिता के गुणों पर तो डिपेंड करता ही है, ठीक है, फॉर्मेशन उस माता पिताओं में होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन माता में पिता में होता है और ओवम का फॉर्मेशन माता में होता है। तो फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है उसका कैसा कौन सा दोष डोमिनेंट है। जब गर्भावस्था रहती है तो इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। शुक्र शोणित, आर्तव रक्त की प्रकृति, आर्तव रक्त की प्रकृति मतलब शोणित, शोणित यानी अंडाणु की उसकी प्रकृति क्या थी, उसकी अंडाणु की प्रकृति क्या है, शुक्र की प्रकृति क्या है, उन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है वो क्लियर हो गया। एक तो काल तथा गर्भाशय की प्रकृति, अर्थात काल यानी टाइम, उस समय ऋतु कौन सी चल रही है, वर्षा ऋतु है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु है, तो कौन सा दोष डोमिनेंट रहा है, संचय कौन सा है, प्रकोप कौन सा है, तो उसके हिसाब से भी। दिन रात काल, कि दिन का टाइम है रात का टाइम है, कौन सा दोष डोमिनेंट है उस समय, कि दिन के टाइम पे मॉर्निंग टाइम है, दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम है, इवनिंग का रात को का कौन सा टाइम है, कि अर्ली नाइट है, लेट नाइट है या मिड नाइट है। तो ठीक है, माता के आहार विहार की, अब माता गर्भावस्था में कौन सा आहार विहार खा रही है, कौन सा कपड़े पहन रही है, ठीक है, किस तरह का उसकी लाइफ स्टाइल है, कैसा किस तरह का भोजन कर रही है, ठीक है, उस समय महाभूत विकार की प्रकृति पर अवलंबित है। तो उस समय कौन सा दोष कौन सा महाभूत डोमिनेंट है उसके अनुसार भी ये प्रकृतित है, अर्थात ये सभी गर्भ शरीर की अपेक्षा करते हैं। तो ये जब क्या बोलते हैं इसको, जब गर्भावस्था होती है तो ये सारी चीज़ें आपको तभी तो बोलते हैं कि माता के आहार विहार से भी व्यक्ति जो बोलते हैं ना कि उसका क्या बोलते हैं लक्षण डिसाइड होता है कि माँ बेटा कैसा पैदा होगा, बेटी कैसे पैदा होगी। सिंपल सी बात है कि आप अच्छा आहार विहार मतलब सात्विक भोजन करोगे। जैसे कि एक तो होता है माता नॉन वेज भोजन खा रही है, ठीक है, एक होती है जो अच्छा पौष्टिक सात्विक भोजन खा रही है, तो उसके जो व्यक्ति जो बच्चा पैदा होगा ना उसमें वैसे ही सिम्टम्स पैदा होंगे, वैसे ही लक्षण टेम्परामेंट पैदा होगा, ठीक है। किस तरह के आपका टीवी सीरियल देख रहे हो, किस तरह का आपका परिवार का माहौल है, किस तरह का आप, तभी बोलते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उसको एक अच्छा माहौल देना चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पे पड़ता है और ये फैक्ट है, ये मतलब क्लियरली बात है। अब देखो अगला श्लोक क्या है, तत्र प्रकृति जात प्रसक्ता, तत्र प्रकृति जात प्रसक्ता च कुल प्रसक्ता च देशानुपातनी च कालोनुपातनी च वयोनुपातनी च प्रत्याम्निता च इति। जाति कुल देश काल व्यय, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाति कुल देश काल व्यय व्यय प्रत्यानियत ही तेषां तेषां पुरुषाणाम ते ते भाव विशेषा भवन्ति। तो चरक इंद्रिय स्थान का श्लोक है ये, चरक इंद्रिय स्थान का श्लोक है। तत्र प्रकृति, प्रकृति जाति प्रसक्ता च कुल प्रसक्ता च देश अनुपातनी च काल अनुपातनी च वयोन अनुपातनी प्रत्यामता च इति। कि प्रकृति में जाति, कुल, देश, काल व आदि का ही मुख्य प्रभाव रहता है। तो भाई जो मतलब कौन सा बोलते हैं डोमिनेंट कौन सी भाई वातज पित्तज कफ, उसमें कौन सा डोमिनेंट है, मतलब इन चीज़ों में किसका प्रभाव मुख्यतः पड़ता है, कि जाति, आपकी जाति क्या है, ठीक है। देखो जाति का फर्क पड़ता है, आपकी रग रग में रहता है ना कि माता पिता की जाति का फर्क पड़ता है कि आप किस जाति से हो, ठीक है। तो वैसे ही आपकी आपका टेम्परामेंट बनेगा, कुल आप किस कुल से हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक तरह से कुल कुल के ही प्रभाव में आके, ये तो कुल का ही प्रभाव है, इस कुल में अच्छे पुत्र पैदा होते हैं, इसमें अच्छी पुत्रियां पैदा होती हैं, अच्छे गुण वाले पैदा होते हैं, तो कुल का। देश कौन सा है, जैसे अपन इंडिया के हैं, ठीक है, या फिर अब आयुर्वेदा में तो अपन इंडिया भारत नहीं कर सकते, इंडिया पाकिस्तान नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जंगल देश है, अनूप देश है, या जंगल देश में पैदा हुआ, अनूप देश में पैदा हुआ, मध्यम देश में, तो देश कैसा है, तो अपन आयुर्वेद के अनुसार जंगल, मध्यम और अनूप, ठीक है। वह उम्र कैसी है, ठीक है, आपके जो मम्मी पापाओं की उम्र कैसी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है, यही मुख्य। तो तत्र प्रकृति प्रसक्ता कुल प्रसक्ता देशानु चाहे कालोनुपाति वयोनुपाति, तो काल हो गया, वय हो गया, देश हो गया, कुल हो गया, और प्रकृति ने जाति प्रसक्ता, तो जाति हो गई, जाति कुल, यहाँ पे देखो जाति कुल देश काल वयो प्रत्याशनी चैत्य, मतलब ये सारी चीजें फैक्टर काम करती हैं किसमें, प्रकृति निर्माण करने में।
अब देखो आगे, जाति कुल देश काल व और प्रत्यय, ये इन उन पुरुषों में वे वर्ण वर्ण स्वर आदि भाव आपस में भिन्न भिन्न अलग पाए जाते हैं। तो ये अगर ये चीज डिफरेंट है तो ये बोलता है कि जाति कुल देश काल व और प्रत्यय से उन पुरुषों में वे वर्ण स्वर आदि भाव आपस में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। बोलते हैं कि एक ही माता, ठीक है, एक ही पिता के दो बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस है, किसी का कलर अलग है, वर्ण, किसी की बोलने की कैपेसिटी अलग है, स्वर आदि भाव आपस में भिन्न पाए जाते हैं। आप बोलोगे कि भाई शुक्राणु तो उसी का है, पिता का, माता का भी अंडाणु वही है, लेकिन दो भाई हैं, दोनों का टेम्परामेंट अलग है। क्यों? क्योंकि वर्ण उनके क्या हो जाता है कि काल चेंज हो गया, ठीक है, उनकी वह चेंज हो गई, ठीक है, उनका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो गया, इसी वजह से उनके बच्चे भी चेंज हो जाते हैं, आदि भाव आपस में भिन्न अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये हो गया, मतलब एक तरीके से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। श्लोक हिंदी में भी लिख सकते हो कि ये प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप लिख सकते हो कि भाई गर्भ के समय आत्माता का हार विहार, गर्भाशय की प्रकृति, ठीक है, गर्भाशय कैसा था, उसका पंच महाभूतों की प्रकृति प्रकार कैसा थे, और प्रकृति में जाति कुल देश काल व आदि का मुख्य प्रभाव, ऐसे आप हिंदी में भी इनको लिख सकते हो। श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाए तो श्लोक और भी अच्छी बात है। देखो मैंने तो याद नहीं किया था, मैं ओपनली बोलूँ तो मुझे तो याद नहीं होते थे, मैं तो हिंदी याद करता था, मैं उन चीज़ों को समझता था। आप भी समझ लो, आपके हिसाब से याद हो जाता, आप भी लिख लो, तो आपको जैसा अच्छा लगे ना, सुटेबल, कोई जरूर नहीं है श्लोक याद हो, वो आपको हिसाब से। अब है कि वात प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण, पित्त प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण और कप प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लिखा है सारंगधर सारंगधर सारंगधर, तो आचार्य सारंगधर के अनुसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक याद होने चाहिए, तीनों श्लोक याद होने चाहिए आपको, मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी में लिखे हुए, नोट्स में लिखे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि वात प्रकृति वाले पुरुष के क्या लक्षण रहेंगे। अगर वात प्रकृति है तो क्या लक्षण देखेगा, सिंपल सी बात है कि ध्यान से देखो, अल्प केशे कृशो रुक्षो, ठीक है, वाचलस्य मानसे आकाशचरी स्वप्नेशु वात प्रकृति नो कर। सारंगधर का श्लोक है ये कि जिस पुरुष की वात प्रकृति अल्प केशो, उसके शरीर में बाल कम होंगे, एक तो, ठीक है, बाल बहुत कम रहेंगे, कृशो वह मनुष्य, कृश यानी पतला, दुबला पतला, रुक्षो मतलब रूखा रहेगा, उसकी स्किन ड्राइनेस रहेगी, रूखा सूखा व्यक्ति रहता है ना, पतला सा कमजोर सा, वैसा व्यक्ति रहेगा वात प्रकृति वाला, ठीक है। वाचलस्य मानस्य, वह मनुष्य अधिक वार्तालाप, वाचालस्य मतलब बहुत ज्यादा बोलेगा, और मानस है और चंचल चित्त वाला होता है, चंचल, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, जैसे मैं होता है ना, ठीक है, आज ये काम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नहीं, चल दूसरा काम करते हैं, मतलब मैं थोड़ा चंचल टाइप का आदमी हूँ, सिंपल सी बात देखो मैं बोलता हूँ, तो मेरा वात और कपच दोनों ही है, वात और कपच दोनों ही है, और कभी कभी बिल्कुल ठीक है कर लेंगे बाद में, जैसे ये फिजियोलॉजी क्लास है, फिजियोलॉजी क्लास मतलब पहले क्या था, एनाटॉमी है, अष्टांग है, पदार्थ है, मैंने एक दिन भी क्लास मिस नहीं की, टाइम टू टाइम, जैसे 5 बजे मुझे क्लास लेनी तो 5 बजे क्लास लेनी, एकदम फिक्स टाइम था, 4 क्लासें ली, एनाटॉमी की भी लिए हैं, अष्टांग के लिए, पदार्थ के लिए, संस्कृत की तो मैम ने लिए, सब क्लासें टाइम से, लेकिन फिजियोलॉजी क्लास में देखो मैं इसमें आलगत से करके, इसमें मैं कपज वाला लक्षण प्रदर्शित कर गया, कर लेंगे बाद में, और ये 1 महीने पेंडिंग हो गई, तो ये क्या है, तो मेरा मतलब मिश्रित लक्षण है एक तरीके से, वातज भी है कपज भी है, तो मेरी द्वंद्व प्रकृति है वातज और कपज। तो यहाँ पे आकाश सारी स्वप्न में आकाश में गमन करता है, और मतलब सपने आएंगे ना तो उसको आकाश के गमने आएंगे, मतलब उड़ता रहता है, सपनों में उड़ता रहता है, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ कभी क्या कर लूँ, मतलब सपनों में ही जीता है वो। आकाश बोलते ना कि आकाश दिखता है उसको, सफेद कलर का आकाश दिखता है, सपनों में घूमता रहता है, आकाश में उड़ रहा है, बादलों में जा रहा है, ऐसे उसको सपने दिखते हैं। तो ये किसके हैं, वात प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण है। अब देखो पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण, अकाले, क्या लिखा हुआ है, अकाले फलित व्यातो, अकाले फलित व्याप्तो धीमान स्वेदी चैरोषणे, धीमान स्वेदी चैरोषणे स्वपैसु ज्योतिषा दृष्टा पित्त प्रकृति को नर है। यह सारंगधर का ही श्लोक है कि जिस प्रकृति पित्त प्रकृति वाले पुरुष के बाल अकाले फलित व्याप्तो मतलब बाल समय पूर्व पक जाते हैं, धीमान स्वेदी चैरोषणे, ठीक है, व्याप्त धीमा मतलब उस बुद्धिमान होता है, पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, स्वेदी चैरोषण है, उसके शरीर में पसीना दे, स्वेदी मतलब पसीना ज्यादा आता है पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को, क्योंकि उष्णता है ना बॉडी में तो पसीना ज्यादा आएगा, ठीक है। चैरोषण है, क्रोधी होता है, गुस्सा करने वाला होता है, स्वच्छेषु ज्योतिषा और स्वपन में चमकीला,
मतलब ज्वाला युक्त वस्तुओं जैसे अग्नि, चंद्रमा आदि को देखता है। अगर उसको नींद भी सपने आएंगे ना तो चमकीली वस्तुओं के आएंगे, सपने के, अग्नियों के, ठीक है, कि चमकने वाली वस्तुएं, तारों के, ऐसे सपने आएंगे तो वो क्या है, पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है याद करनी कैसे, क्रोध करेगा, बुद्धिमान तो है, क्रोध भी करेगा, ठीक है, पसीना ज्यादा आएगा, तो ये पित्त प्रकृति वालों। अब देखो पित्त प्रकृति वालों में बाल समय पूर्व पक जाते हैं, क्योंकि उष्णता है ना, तो जल्दी बाल पक के झड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण है, अगर बाल जल्दी झड़ रहे हैं तो आप पित्त प्रकृति वाले हो, आप ऐसा समझ सकते हो। कभी कभी ऐसा मत समझ लेना कि रोग पैदा हो गया ना, आप उसको पित्त प्रकृति समझ रहे हो, ये तो मेरे के स्वभाव में ही है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। कभी कभी रोग की वजह से भी झड़ते हैं, तो चेक कर लेना, ठीक है। अब कफ प्रकृति वाले पुरुष का देखते हो क्या लिखा हुआ कफ प्रकृति वाले में, गंभीर वृद्धि, गंभीर वृद्धि, स्थूलांग, स्निग्ध केशो महाबलय, स्वप्नो जलाशयों की श्लेष्म प्रकृति को नर है। श्लेष्म प्रकृति को नर है, पित्त प्रकृति को नर है, वात प्रकृति को नर है, कि वह वात प्रकृति का नर है, वह पित्त प्रकृति का नर है, वह श्लेष्म प्रकृति का नर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि गंभीर, हम कर रहे थे स्वप्नो जलाशयकारी श्लेष्म प्रकृति को नर है। देखते हैं कि कब प्रकृति वाले व्यक्तियों की वृद्धि, बुद्धि गंभीर, चंचलता रहित होती है, गंभीर सोच विचार करने वाली होती है, जैसे कि मेरी है, मैं कोई भी काम करता हूँ सोच विचार के करता हूँ। हाँ उत्साही है, मैं जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बातज हूँ, कभी कभी डिसीजन इतना जल्दी ले लेता हूँ, बहुत ही जल्दी, कि ये मैंने क्या कर दिया, फिर उसी डिसीजन को मैं कफज प्रकृति के हिसाब से सोचता हूँ कि डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब इस पे स्थिर रहना है और डटे रहना है, इसको ठीक करना है, तो ये मेरा कफज लगती है। मतलब मैं जल्दी डिसीजन लेता हूँ, ये मेरा मानता हूँ, लेकिन वातज प्रकृति का प्रभाव है कि मैं जल्दी डिसीजन लेता हूँ, लेकिन उसी डिसीजन को मैं ठीक करता हूँ, तो मेरे ये कब प्रकृति वाला डिसीजन है। तो बुद्धि गंभीर, मैं उस चीज में मैं थिंकिंग करता हूँ और चंचलता रही, फिर मैं उस पर काम भी करता हूँ। शरीर मोटा, स्थूलंग, ठीक है, तो स्थूलंग शरीर अगर कपच प्रकृति वाला, शुद्ध कपच वाला तो मोटा रहेगा, मतलब उसकी पेट फूला रहेगा। अब मैं तो वात कपच वाला तो मीडियम हूं, ना तो मोटा हूं ना पतला हूं, ठीक है, मीडियम हूं। बाल चिकने, बाल चिकने होते हैं, अधिक पराक्रमी, बहुत पराक्रमी ताकत वाला रहेगा, तो अपन मीडियम है, ना तो वातज है ना कपज है, तो अपन तो दोनों है, तो मीडियम है अपन भी। स्वपन में जलाशय, नदी, तालाब आदि को देखता है। कहने का मीनिंग यह है कि स्वपन में जलाशय, नदी, तालाब आदि को देखता है। स्वपन में ऐसे देखेगा, क्योंकि कपज है, उसकी बॉडी में ही पूरा कप भरा हुआ है, तो सपन भी ऐसे देखेगा, जलाशय वाला, पेड़ पौधों वाला, जहां पे पानी ज्यादा हो, समुद्र में नहा रहा हो, नदी में नहा रहा हो, तालाब में नहा रहा हो, ऐसा स्वपन में जलाशय को देखता है। तो ये तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। सारंगधर के आचार्य वाइवा में भी पूछते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर वाइवा में क्या याद करें, तो वाइवा में ये श्लोक भी पूछते हैं, वात पित्त कपच प्रकृति के लक्षण। तो ये हो गई प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक और प्रकृति के लक्षण, वात पित्त कपच प्रकृति के लक्षण। ठीक है, तो आप अपने लक्षणों के हिसाब से चेक कर लेना कि आप में कौन सी प्रकृति है। तो जैसे मैंने मेरा बताया कि मैं वात कपच हूं, कपच वात कैसे ही बोल दो, दोनों एक ही बात है। कभी वात का गुण आ जाता है, कभी वात, कभी कप का आ जाता है, कभी कप का, कभी वात का। तो इसी के अनुसार मेरी जीवन चलता रहता है। तो मैं मतलब एक तरीके से मीडियम एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, सब को आप अपने क्षेत्र में आप अच्छे करेंगे। तो आई होप अपन करेंगे भौतिक प्रकृतियां, ये अपन अगले वीडियो में करेंगे, छोटा सा बनेगा भौतिक प्रकृति का, फिर अपन मानस प्रकृतियां करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भौतिक प्रकृतियां में।